आज कितने दिनों के बाद घर वापस आया था। कॉलेज से छुट्टियां हुई तो सोचा कि कुछ वक्त अम्मी, बहन और भाई के साथ गुजारता हूँ। मैं अपनी तालीम के सिलसिले में अपने मामू के पास मुक़िम था। मेरे मामू शहर में रहते थे और हम लोग गांव में। हमारे गांव में वडेरा सिस्टम था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों के भी पढ़ने लिखने का रवाज नहीं था। जब कोई लड़का पढ़ने की बात करता तो वडेरा उसे और उसके पूरे खानदान समेत ऐसी सजा देता कि वो आदमी पढ़ने का नाम तक भूल जाता। ये वजह थी कि जब मैंने आगे पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। अरे बेटा, हम वडेरे के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हारे साथ साथ हम लोगों को भी मार डालेगा। ऐसे में मेरा बड़ा भाई मेरी डाल बनकर खड़ा हो गया। माँ से कहने लगा, इसे हम शहर में मामू के पास भेज देते हैं, वहाँ जाकर ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगा। हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि शहरयार मामू के पास रहकर पढ़ाई कर रहा है, बल्कि वडेरे से कहेंगे कि मामू बीमार रहते हैं, इन्हें अपने काम काज के लिए और देखभाल के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है, इसलिए शहरयार को उनके पास भेजा है। मगर अम्मी फिर भी इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही थी। वो बार बार मुझे समझाती रही, मगर मेरे सर पर जुनून सवार था। और फिर वही हुआ जो मैंने और भाई ने सोचा था। मामू के पास तो मैं आ गया था, मगर अब मसला ये था कि मामू खुद भी गरीब थे। उन पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी और मामी भी बीमार रहती थी। उनकी दवाई पर भी अच्छा खासा खर्च हो जाता था। ऐसे में मुझसे अपनी पढ़ाई का खर्चा मुनज़्ज़म करना बहुत मुश्किल था। इस मुश्किल वक्त में भी भाई ही मेरे काम आया था। वो सारा दिन तो वडेरे के पास उसके खेतों में काम करता और फिर रात को समोसे बेचता, और जो भी ऊपर की कमाई होती वो मुझे शहर में आकर दे दिया करता था। यूँ मेरी पढ़ाई भी चलती रही और अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका था। बीएस फाइनल ईयर के पेपर्स मैंने दे दिए थे और अब मेरा इरादा बीएस के बाद सीएसएस करने का था। छुट्टियां थी तो सोचा कि अम्मी के साथ कुछ वक्त गुजारूं। मुझे गांव में आए हुए पहली रात थी। आधी रात बीत चुकी थी। मैं अपने भाई का इंतजार कर रहा था। भाई को मैं सरप्राइज देना चाहता था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं घर पर हूँ। जब रात के 2 बजे मैं अम्मी के कमरे में गया, वो भी जाग रही थी। अम्मी, क्या रोजाना भाई इतनी ही देर से घर आता है? वो इतनी देर तक क्या करता रहता है? अम्मी कहने लगी, नहीं, ऐसा तो वो कभी कभी करता है, जब कभी अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाता है, कभी शिकार पर या कभी किसी दूसरे गांव में जाना पड़े तो ही वो अमूमन देर लगाता है, वरना इस वक्त वो घर पे आ जाता है। मैं दोबारा से बाहर आकर बैठ गया था। काफ़ी देर के बाद वो भाई घर आया। मुझे देखकर वो हैरान रह गया, फिर मेरे गले से लग गया। जब मैंने उससे इतनी देर तक बाहर रहने की वजह पूछी तो वो मुझे टाल कर कहने लगा, मैं अपने दोस्तों के साथ। अब बातें करते वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ। मगर भाई, इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। तुम जानते हो, वडेरे को और उसके आदमियों को किसी भी बात को बुनियाद बनाकर दुश्मनियां पाल लेते हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो हमारा क्या होगा? उसने मेरे शाने पर हाथ रखकर मुझे दिलासा दिया, कुछ भी नहीं होगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। हमने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। वो दूर आसमानों पर देखते हुए जैसे कुछ सोचते हुए बोल रहा था। जितने दिन मैं गांव में रहा, मैं देखता कि अक्सर ही वो रात को देर से घर आता था, और जब मैं उससे पूछता तो मुझे टाल दिया करता। बहन की शादी भी हमने हाल ही में एक अच्छे लड़के से कर दी थी, और अब अम्मी का भाई की शादी करने का इरादा था, मगर भाई ने अम्मी को साफ इनकार कर दिया। जब तक शहरयार अफसर नहीं बन जाता, किसी काबिल नहीं हो जाता, तब तक आप मेरी शादी के बारे में सोचेंगी भी नहीं। और मैं मोहब्बत से भाई को मुस्कुराते हुए देखता जाता। उसने खुद तो पढ़ाई नहीं की थी, अपने सारे ख्वाब मेरी आंखों में सजा दिए थे, और मेरी कामयाबी मेरे भाई की कामयाबी थी। मैं दोबारा शहर वापस आ गया था। दिन रात लगाकर सीएसएस की तैयारी करने लगा था। बीएस का रिजल्ट जो मेरी तवक्को से बढ़कर शानदार आया था, और फिर सीएसएस की तैयारी में मुझे इर्द गिर्द का कोई होश भी ना था। इतना जरूर था कि मैंने भाई को समोसे बेचने से मना कर दिया था। अब मैं खुद भी एक जगह पर नौकरी करने लगा था और बाकी का वक्त अपनी पढ़ाई को दिया करता। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। मेरी मंजिल के दिन करीब आ रहे थे, और फिर मेरी ज़िंदगी में वो दिन भी आया जब खुशी से मेरे पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, और वो दिन था मेरी सीएसएस में कामयाबी का। मैं एसपी भर्ती हो गया था, मगर जब तक मेरी ट्रेनिंग थी तब तक मैं किसी को ये इल्म नहीं बताना चाहता था। जिस दिन मैं अपनी नौकरी पर फायज होता, उसी दिन मैं अपने घर वालों को इस खुशी से आगाह करता। ये बात मैंने मामू से भी छुपा ली थी, जो हर दूसरे दिन मुझसे मेरे इम्तहान के बारे में पूछते तो मैं हमेशा ही इन्हें अभी रिजल्ट नहीं आया कहकर टाल दिया करता। वो सीधे साधे आदमी थे, उन्होंने भी कभी कॉलेज या अकेडमी का मुंह नहीं देखा था। जो मैं इन्हें बताता वो सब यकीन कर लिया करते थे। जिस दिन मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, उस दिन तो मेरी खुशी को कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने तस्वर में अपनी माँ और भाई का चेहरा देख रहा था कि मुझे इस ओहदे पर भर्ती देखकर वो कितना खुश होंगे। और जिस दिन मैं अगले ही दिन अपनी ड्यूटी पर गया तो उस दिन वर्दी में अपनी गाड़ी में अपने गांव की तरफ रवाना हो गया।
मुझे हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा बंगला मिला था और उसके साथ साथ बहुत सारी रिहायशें और सहूलतें भी मुझे मुयस्सर हो गई थी। मैं गांव अचानक से जाकर अपने भाई और माँ को सरप्राइज देना चाहता था, मगर मैं क्या जानता था कि वहां जाकर मुझे खुद इतना शदीद ज़हनी धचका लगेगा जिससे मैं संभल भी नहीं पाऊंगा। मैंने सोचा था कि माँ मुझे देखकर खुशी से दीवानी हो जाएगी और मुझे खुद में समेट लेगी। मुझे वर्दी में देखकर मेरी माँ खुश तो क्या होती, वो तो दाढ़ें मार मार कर रोने लगी और मैं उनका ये रवैया देखकर दंग रह गया। अरे माँ, क्या हो गया? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? सब ठीक तो है? माँ कहने लगी, वडेरा तुम्हारे भाई को उठा कर ले गया है। उसने बीच चौराहे में बांध रखा है और उसे बुरी तरह से मार रहा है। अपने भाई को बचा लो, कुछ भी कर लो बेटा, अपने भाई को बचाकर मेरे पास जिंदा सलामत लेकर आ जाओ। वडेरे ने मेरे भाई को क्यों पकड़ा? आखिर भाई ने क्या किया है? माँ से पूछा तो कहने लगी, आज तक वडेरे ने जिसको भी पकड़ा है, जिस पर भी जुल्म ढाया है, वो सभी मजलूम और बेगुनाह इंसान थे, उनका कोई कसूर नहीं था। गांव के चौराहे पर एक गैर मामूली भीड़ जमा थी। वो भीड़ खौफ, तजस्सुस और बेबसी की मिलीजुली कैफियत में डूबी हुई थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सरकारी गाड़ी की चमक दमक, उस पर लगी सुर्ख बत्ती का रोब मामूलन लोगों को रास्ता देने पर मजबूर कर देता था, मगर आज चौराहे पर हर आंख एक ही समत में जमी थी और मेरे दिल की धड़कनें एक खौफनाक साज पर बज रही थी। वर्दी में मलबूस मैंने गाड़ी चौराहे से कुछ फासले पर रुकी, फौरन बाहर निकला और चौराहे की तरफ भागा। मंजर आंखों के सामने आते ही दुनिया जैसे थम गई। दरमियान में गांव के सबसे पुराने और ऊंचे बरगद के दरख्त से मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई, हाथों में रस्सियों से झगड़ा हुआ तकलीफ से करा रहा था। उसके सामने अपने रवायती गरूर और तकब्बर के साथ वो डेरा खड़ा था। उसके हाथ में एक मोटी लकड़ी थी जिसे वो वक्तन फ़ौक्तन मेरे भाई पर बरसा रहा था। वडेरे के इर्द गिर्द उसके मुसल्लह आदमी खड़े थे जो पूरी बस्ती को खामोश रहने का पैगाम दे रहे थे। ये मंजर मेरे लिए महज एक ज्यादती नहीं थी, जो उस निज़ाम की तौहीन थी जिसकी हिफाजत की कसम मैंने खाई थी। मेरे जिस्म में अचानक एक ताकत का रेला दौड़ गया। मैंने अपनी वर्दी को दुरुस्त किया, टोपी को मजबूती से सर पर जमाया और पूरी आवाज़ में एक घन गर्ज पैदा की जो पूरे चौराहे में गूंज उठी। रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है? वडेरे ने लकड़ी रोकी, उसकी नज़रें मेरी तरफ उठी। वो मुझे गौर से देखता रहा। मेरी नई वर्दी, मेरे सीने पर सजे सितारे, ये सब कुछ उस जाहल बादशाह के लिए नया था। वो मुझे पहचान नहीं सका, ना ही उसे ये अंदाज़ा था कि गांव का एक लड़का आज एसपी बनकर उसके सामने खड़ा है। वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंसा। कौन हो तुम? क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम शहर के किसी महकमे के बाबू लगते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये इलाका किसका है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाई की तरफ देखा। बाई की आंखें हैरत से फैल गईं। वो मुझे वर्दी में देखकर खुद को संभाल नहीं पाया और बेबसी की हालत में हल्का सा सर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि तुम यहाँ क्यों आए। वडेरे ने दोबारा मकारी से हंसना शुरू किया। आह, मालूम होता है कि तुम कोई बड़े अफसर हो। खैर, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एसपी साहब, तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ का राजा हूँ। यहाँ पर मेरा ही राज चलता है, मेरा फैसला आखिरी होता है। ये लड़का मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है। तुम एक मामूली से आदमी के लिए मुझसे पंगा नहीं लोगे। उसने अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाए। उसकी चाल में वही पुराना गुरूर था। वो सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मुट्ठी गर्म करता हूँ। तुम्हें रिश्वत देता हूँ जो तुम्हारी कई साल की तनख्वाह से ज्यादा होगी। बस यहाँ से चले जाओ और कह देना कि तुमने कुछ नहीं देखा। मेरे चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ गई जो सख्ती से जब्त की हुई थी। मैंने पीछे हटकर उसे खुद से दूर किया और उसे ललकार कर कहा, खबरदार, मैं एक ईमानदार अफसर हूँ और मैं हर उस गरीब आदमी की आवाज़ बनूंगा जिसकी कोई नहीं सुनता। मैं यहाँ के कानून को तुम्हारे जाहल राज से पाक करने आया हूँ और जिसे तुम मामूली आदमी कह रहे हो वो कोई मामूली नहीं है। वो मेरा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। शहरयार। जैसे ही ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले, चौराहे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। शहरयार, ये नाम सुनकर वडेरी की आंखें खौफ और हैरत से फटी की फटी रह गई। उसका रंग फक हो गया। उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। गोया सारी अकड़ और रौनक एक लम्हे में खत्म हो गई थी। वो लड़का जो कभी एक चपरासी के बेटे की हैसियत से शहर भेजा गया था, आज इस इलाके का सबसे बड़ा पुलिस अफसर बनकर उसके सामने खड़ा था। मैंने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया, अपने भाई की तरफ बढ़ा और फौरन उसके हाथ पाँव की रस्सियाँ खोल दी। डीएसपी ऑफिस से रब्ता करो, फौरन मेरे भाई को अस्पताल भेजो। मैंने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया जो मेरे साथ आया था। फिर मैं वडेरी की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा ज़मीन की तरफ झुका हुआ था जैसे वो अपनी शिकस्त को कबूल कर चुका हो। वडेरे, तुम्हारा राज खत्म हुआ। आज तुम्हारा सामना कानून से है, तुम्हारे अपने बनाए हुए जंगल के कानून से नहीं। मैंने फौरी तौर पर वडेरे को और उसके अहम आदमियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सरकारी गाड़ियों के सायरन की आवाज़ों ने पूरे गांव के सुकून को तोड़ दिया और इन्हें हथकड़ियों में जकड़कर मुकामी थाने की तरफ ले जाया गया। थाने में आते ही वडेरे का एक आखिरी हरबा सामने आया। वो अब भी अपने दौलत और असर रसूख के नशे में था। एसपी साहब, तुम गलती कर रहे हो। तुमने महज एक जज्बाती फैसले की बिना पर मुझे गिरफ्तार किया है। मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई
ठोस सबूत नहीं है। मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूँगा। वडेरे ने धमकी दी। मैं तुम्हारी आवाज़ बंद नहीं करूँगा वडेरे, तुम सब कुछ बोलोगे मगर अब तुम्हारी ज़ुबान सिर्फ अदालत में चलेगी। मैंने उसे सख्ती से जवाब दिया। अब वक्त था कि इस इलाके में बरसों से दबी हुई आवाज़ों को बाहर लाया जाए। मैंने गांव के एक दो मोतबर लोगों को बुला भेजा और इन्हें इत्मीनान दिलाया कि वो कानून उनके साथ है। जैसे ही गांव में यह खबर फैली कि शहरयार वो लड़का जो गुर्बत में पढ़ने शहर गया था एसपी बन गया है और उसने वडेरे को गिरफ्तार कर लिया, गांव की तारीख बदल गई। अगले चंद घंटों में थाने का मंजर देखने के लायक था। जिन लोगों ने बरसों जुल्म सहा था, जो खौफ और दहशत के साए में जीते रहे थे, वो एक एक करके थाने आना शुरू हो गए। बुजुर्ग, नौजवान और जहाँ तक कि खवातीन भी। वडेरे ने कहा था कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मुझे किसी तरह से भी पकड़ नहीं सकते, मगर अब गवाहों का सैलाब उमड़ाया था। एक गरीब किसान अपने बुसीदा कागजात लेकर आए जिसमें वडेरे ने उसकी जरखेज जमीन छीनी थी। एक बूढ़ी औरत ने आकर बताया कि कैसे वडेरे के आदमी ने उसके बेटे को झूठे इल्जाम में मार पीट कर मजबूर कर दिया था। कई लोगों ने वडेरे के हाथों होने वाले कत्ल गारत की गवाही दी जो उसने अपने मफादात की खातर किए थे। जुल्म की दास्तानें एक के बाद एक उखलती चलेंगी और वडेरे के खिलाफ कसीर और जेहती मुकदमा दर्ज हो गया। वडेरा बुरी तरह फन चुका था। उसकी दौलत ताकत अब कानून के शिकंजे में कोई अहमियत नहीं रखती थी। मैंने जाती निगरानी में मुकदमे को आगे बढ़ाया और अदालती कार्रवाई के बाद वडेरे को उसके तमाम जुराइम की पदाश में तवील सजा सुनाई गई। जब तमाम मामला पुरस्कून हो गए और भाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो मैंने एक पुरस्कून माहौल में इससे वो सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे बेचैन कर रहा था। भाई, आपको वडेरे ने इतनी इज्जत क्यों दी? आपका कसूर क्या था? भाई कुछ देर खामोश रहा, फिर हल्की आवाज़ में गोया हुआ, शहरयार ये सब एक राज था जो मैंने तुमसे और अम्मी से छुपा रखा था। मैं बाहर समोसे बेचने नहीं जाता था। मैं दरअसल वो रुका, गहरा सांस लिया और बात मुकम्मल की। मैं वडेरे की बेटी को पसंद करता था और वो भी मुझसे शादी करना चाहती थी। वो एक बहुत ही नेक, पढ़ी लिखी और नेक दिल लड़की थी जिसका उस निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं जानता था कि वडेरा कभी एक कमीन जैसा कि वो हमें समझता था के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा। मैं उससे चोरी छुपे उससे मिलता था और हमने मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने का फैसला किया था कि जब तुम कामयाब हो जाओ तो मैं जाकर बाकायदा रिश्ते की बात करूंगा। मगर वडेरे के चापलूसों ने उसे हमारे तअल्लुक़ के बारे में बता दिया था। उसने ये सब साजिश तुम्हारी कामयाबी से पहले करनी चाहिए ताकि एक तीर से दो शिकार करे, अपनी बेटी की शादी से पहले मेरे कत्ल का फैसला करके और तुम्हें ये पैगाम दे कर के अगर तुम कामयाब भी हो जाओ तो भी इस इलाके पर उसका राज रहेगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाई ने अपने ख्वाबों, अपनी मोहब्बत, अपनी जवानी को सिर्फ इसलिए पशेपुस डाल दिया था कि मेरी तालीम मुकम्मल हो जाए और मैं इस इलाके की तकदीर बदल दूँ। वडेरे की सारी शान शौकत और जुल्म का राज खत्म हो चुका था। कानून ने उसके हर जुर्म का हिसाब लिया था। मैंने पहल की और एक नए दौर का आगाज़ किया। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने अपने भाई के लिए वडेरे की बेटी का रिश्ता मांगा। अब जब वडेरा जेल में था और उसकी बेटी उस आज़ादी में थी जो उसे उसके वालिद के जाबराना निज़ाम में कभी मुयस्सर नहीं हुई, तो उसने खुशी से ये रिश्ता कबूल कर लिया। मैंने अपने घर, अपने गांव में सबसे बड़ी खुशी की तकरीब मुनक्कद की। जब मेरे भाई और वडेरे की बेटी की शादी हुई तो ये सिर्फ दो इंसानों का मिलाप नहीं था बल्कि ये जुल्म इंसाफ की फतह थी।